नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी। इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। दोस्तों, प्रोग्रामों के ऐसे समूह, हम सभी जानते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्रामों के समूह होते हैं। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं से तैयार हो गया कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। आपको आंसर करना है प्रोग्रामों के समूह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर होंगे? तो दोस्तों, प्रोग्रामों के ऐसे समूह जो यूज़र की आवश्यकताओं के अनुसार बनाए जाते हैं। यूज़र मतलब हम और आप जैसे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे ट्रू कॉलर आपने देखा होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं दोस्तों। स्टॉप वॉच आपने देखा होगा। और भी अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी आवश्यकता के अनुसार होते हैं। स्कैनर, गेम्स भी दोस्तों एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही हैं। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। दोस्तों, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारी आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं। यदि हमें उनकी आवश्यकता होती है तो हम उन्हें अपने पास रखते हैं, नहीं तो उनको हटा देते हैं। तो बस दूसरा बिंदु आपसे यही कहता है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को इनकी आवश्यकता के अनुसार, इनकी उपयोगिता के अनुसार हटाया या जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सिस्टम को रन कराने के लिए आवश्यक होते हैं, उनके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन की वर्किंग प्रभावित हो सकती है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दोस्तों आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। इन्हें कंप्यूटर से हटाने पर उनकी वर्किंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है दोस्तों, टैली सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर जो यूज़र होता है इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, किनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हम और आप जैसे यूज़र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनको बनाया जाता है। यदि आपके लिए टैली वाला काम है तो आप इस सॉफ्टवेयर को रखेंगे, अदरवाइज इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, कोरल ड्रॉ रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है। आपने IRCTC का नाम सुना होगा। आप इससे अपने फ़ोन से ही रिजर्वेशन कर लेते हैं। यदि आपको आवश्यकता है तो आप रखेंगे, अदरवाइज आप इसको हटा देंगे। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। आपको ध्यान रखना है टैली, कोरल ड्रॉ, रेलवे रिजर्वेशन, ये सभी दोस्तों किसके एग्जाम्पल हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसके अलावा कैड दोस्तों, इसका तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस आते हैं, ये भी दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग होता है, हमें यदि मेटा टाइप करना है हम वर्ड का यूज़ लेते हैं, एक्सेल सीट बनाने के लिए MS एक्सेल, प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट का हम सहारा लेते हैं। आवश्यकता के अनुसार हम इनको अपने फ़ोन में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपने देखा होगा काफ़ी सारे एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के आते हैं जिनको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। आवश्यकता यदि आपको नहीं है तो आप उनको हटा भी सकते हैं। आपके फ़ोन की वर्किंग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए थे। यदि आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो आप हटा सकते हैं। फिर बारी आती है दोस्तों, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको इन दोनों में अंतर करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। दोस्तों, ऐसे सॉफ्टवेयर जो साधारण उपयोग के लिए बनाए जाते हैं उनको हम सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, सामान्य से काम को करने के लिए, सामान्य उपयोग के लिए, जनरल पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनका उपयोग दोस्तों कंप्यूटर उपयोग करने वाले सभी यूज़र करते हैं। उदाहरण टैली, क्विक बुक, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन अर्थात कैड सॉफ्टवेयर,
कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप, डाटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग। दोस्तों ये सामान्य उपयोग के होते हैं, लगभग हर व्यक्ति इनका उपयोग करता है। और यदि हम बात करें विशेषीकृत सॉफ्टवेयर की, आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा जनरल पर्पस के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप दोस्तों टैली ऑप्शन टिक करना है आपको इसको स्पेशल में लेके नहीं जाना, क्विक बुक को आपको स्पेशल में लेके नहीं जाना। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। आप ये ना समझें कि टैली की बात की जा रही है तो टैली तो वही करेगा जिसको इसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जनरल सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हम वर्ड पैड वगैरह का उपयोग करते ही करते हैं। यदि आप डायरेक्ट उस पर वर्क नहीं कर रहे तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में कहीं से कट कॉपी पेस्ट कुछ तो करते हैं, कुछ भी टाइप करने के लिए। तो दोस्तों ये सारे सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, आप कभी फॉर्म फिल करते हैं तो सभी लोगों को इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गए सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर बात करते हैं विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। इनकी चर्चा करने के बाद अब इनमें अंतर को आसानी से समझ पाएंगे। ये विशेष उपयोग के लिए बनाए जाते हैं दोस्तों, किसी और कार्य को करने के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग या किसी और सॉफ्टवेयर की, तो वहां पर आप वर्ड प्रोसेसिंग का हर एक डायमेंशन में, हर एक सेगमेंट में उपयोग कर सकते थे जिसमें उसकी आवश्यकता पड़े। लेकिन विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होंगे दोस्तों, उनका उपयोग आप उस विशेष कार्य में ही कर पाएंगे। इसका उपयोग भी दोस्तों कोई भी यूजर कर सकता है, लेकिन किसी विशेष कार्य को करने के लिए। उदाहरण रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, आप इससे सिर्फ रेलवे का रिजर्वेशन कर पाएंगे। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर, मौसम विभाग का सॉफ्टवेयर। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है दोस्तों उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रकार की, जिसमें शामिल है फ्रीवेयर, शेयरवेयर, फर्मवेयर और ग्रुपवेयर। एक एक करके अब हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों फ्रीवेयर क्या है? दोस्तों फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डाउनलोड और उपयोग करने के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, फ्रीवेयर जो उपयोग के लिए, डाउनलोड करने के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। इनको उपयोग करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की पेमेंट नहीं करनी होती। ये सॉफ्टवेयर दोस्तों कॉपीराइट इशू से बाहर होते हैं। फिर बारी आती है शेयरवेयर की। दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड और उपयोग करने के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है दोस्तों, कॉपीराइट इशू रहता है और इनका उपयोग एक सीमित समय के लिए किया जा सकता है, किया जाता है दोस्तों, है ना। जो शेयरवेयर होते हैं इनको आप फ्री में डाउनलोड कर लोगे, उपयोग कर लोगे, लेकिन अंतर क्या है, ये कॉपीराइट इशू से संलग्न रहते हैं, पहली चीज। दूसरी, इनका उपयोग आप सीमित समय के लिए कर पाओगे। आपने देखा होगा काफी सारे सॉफ्टवेयर में 1 मंथ के बाद आपको पेमेंट लगने लगती है, 3 डे फ्री ट्रायल, ऐसे भी आपको स्कीम्स मिलती होंगी। तो वे सभी फिर शेयरवेयर के अंदर आते हैं। फिर बारी आती है फर्मवेयर की। दोस्तों किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को हम फर्मवेयर कहते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बने हार्डवेयर के साथ संयोजित होते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कभी भी आपने किसी कंप्यूटर में प्रिंटर को कनेक्ट किया होगा तो संबंधित प्रिंटर के रिलेटेड आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी वह प्रिंटर कंप्यूटर के साथ अटैच होकर प्रॉपर वर्क कर पाता है। तो इस प्रकार के उदाहरण दोस्तों फर्मवेयर के लिए फिट बैठते हैं। किसी विशेष कार्य को करने के लिए बने हार्डवेयर के साथ संयोजित सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फर्मवेयर होते हैं। इनका उपयोग हम किसी विशेष कार्य को करने के लिए करते हैं। फिर बारी आती है ग्रुपवेयर की। दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर जो आवश्यकता के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ग्रुपवेयर कहलाते हैं। क्या ध्यान रखना है, जो आवश्यकता के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होते हैं और समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। प्रश्न आएगा कौन से सॉफ्टवेयर को समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा के लिए बनाया जाता है, तब आपको आंसर करना है ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर। इसके उदाहरण है दोस्तों ईमेल, ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यूज़ ग्रुप आदि आदि।
दोस्तों अब हम बात करते हैं अन्य परीक्षा उपयोगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर की, क्योंकि सॉफ्टवेयर फ़ोन से संबंधित भी हो सकते हैं और कंप्यूटर से संबंधित भी हो सकते हैं। तो अब हमें चर्चा करनी है कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर की। शुरुआत हम करेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। इनका उपयोग कॉमन सेंस वाली बात व्यापारिक लेन देन में किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल है टैली, क्विक बुक, खाता बुक, आपने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा यूट्यूब पर भी, ERP टूल आदि। दोस्तों ध्यान रखना है जो ये सभी हैं, ये सभी दोस्तों किस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? ये सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है डाटाबेस सॉफ्टवेयर की। दोस्तों डाटाबेस को नियंत्रित करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। SQL सर्वर, MS एक्सेस, MySQL, लोटस अप्रोच। दोस्तों ये सभी डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है या डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। आपको क्या ध्यान रखना है? SQL सर्वर, MS एक्सेस, MySQL, लोटस अप्रोच, ये कौन से सॉफ्टवेयर है? ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। और दोस्तों इनका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इनका उपयोग दोस्तों डाटाबेस को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। फिर बारी आती है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए या रो और कॉलम में व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। किन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए, डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, जैसे कि MS एक्सेल, गूगल शीट, स्मार्ट शीट, जोहो शीट। ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये सभी नाम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। फिर बारी आती है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की। दोस्तों डाटा को लिखित सामग्री के रूप में संपादित करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। किन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? डाटा को लिखित सामग्री के रूप में संपादित करने के लिए, जैसे कि MS वर्ड, एप्पल वर्क्स, पेज मेकर आदि। फिर दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों इन सॉफ्टवेयर का उपयोग टेक्स्ट और ग्राफिक्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है। प्रश्न आएगा किन सॉफ्टवेयर का उपयोग टेक्स्ट और ग्राफिक्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है? तब आपको आंसर करना होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग या DTP सॉफ्टवेयर। इसके उदाहरण हैं एडोब इन डिज़ाइन, कोरल ड्रॉ, एडोब पेज मेकर, कैनवा, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। आपने काफ़ी सारे का उपयोग भी किया होगा, कभी आपने फोटो एडिटिंग या कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिनमें इनका उपयोग होता है, तो आपने डेफिनेटली इनका उपयोग किया ही किया होगा। फिर बारी आती है मालिशियस सॉफ्टवेयर की या मैलिशियस सॉफ्टवेयर की। दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर, नाम से ही दोस्तों नेगेटिविटी वाली फीलिंग आ रही है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका मकसद लोगों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसका उदाहरण दोस्तों मालवेयर, जिसमें वायरस आते हैं, वॉर्म आते हैं, ट्रोजन आते हैं, रूट किट आते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, ये सारी चीज़ें मालवेयर के अंतर्गत आती हैं। यदि हम वेन डायग्राम की बात करें तो दोस्तों वायरस आता है मालवेयर के अंदर। यदि ऐसा प्रश्न भी आता है तो आपको इस वेन डायग्राम को याद रखना है। मालवेयर के अंदर वायरस आता है, ना कि वायरस के अंदर मालवेयर। ठीक, अब बारी आती है सॉफ्टवेयर संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्टिंग से। दोस्तों किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियों को खोजने की प्रक्रिया को टेस्टिंग कहते हैं। ध्यान रखें, गलती खोजने की प्रक्रिया होती है टेस्टिंग। फिर बारी आती है डाउनलोडिंग की। डाउनलोडिंग क्या होता है? इंटरनेट की सहायता से किसी भी प्रकार के डाटा का कंप्यूटर पर आना। किसका? डाटा का कंप्यूटर पर आना क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग कहलाता है। और कंप्यूटर से इंटरनेट पर जाना क्या कहलाता है? अपलोडिंग कहलाता है। इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे क्या कहा? इंटरनेट की सहायता से किसी भी प्रकार के डाटा का कंप्यूटर पर आना डाउनलोडिंग कहलाता है। उदाहरण की बात करें
तो यदि हमें किसी ने ईमेल पर कोई फाइल भेजी है और उस फाइल को हम अपने कंप्यूटर पर सेव कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि आपने वह फाइल अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर ली है। फिर बारी आती है अपलोडिंग की। तो दोस्तों इंटरनेट की सहायता से कंप्यूटर का डाटा अन्य सर्वर पर जाना अपलोडिंग कहलाता है। यदि आप अपने फ़ोटो इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं तो कहा जाएगा आपने इंस्टाग्राम पर फ़ोटो अपलोड कर दिया। आपने कहा भी होगा फेसबुक पे कब से फ़ोटो अपलोड नहीं किया, आज ही अपलोड करी है, ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो यदि आप अपने कंप्यूटर से अपने फ़ोन से किसी दूसरे सर्वर पर डाटा को भेज रहे हैं या डाटा का दूसरे सर्वर पर जाना अपलोडिंग कहलाता है। फिर बारी आती है बग की। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम में होने वाली गलतियों को बग कहा जाता है और बग के कारण क्या होता है दोस्तों, सही रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। यदि कमी होगी तो रिजल्ट सही कैसे प्राप्त हो जाएंगे। और दोस्तों इन्हीं बग को, इन्हीं गलतियों को ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टेस्टिंग कहलाती है। फिर बारी आती है डीबगिंग की। तो दोस्तों किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। अब बग क्या हो गया दोस्तों, गलती या खामी हो गई, और डीबगिंग क्या होगा, उन गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया को हम डीबगिंग कहते हैं। अब बारी आती है अपडेट की। आपने सुना होगा फ़ोन का नया अपडेट आया है, अलग अलग सॉफ्टवेयर के अपडेट होते हैं। उस अपडेट में क्या होता है दोस्तों, जो खामियां होती हैं उनको दूर कर लेते हैं, खामियों को दूर डीबगिंग भी कहते हैं दोस्तों। लेकिन विशेष रूप से नए फीचर को हम जोड़ लेते हैं, नई नई चीज़ें उसमें आ जाती हैं, खामी को दूर करने को हम डीबगिंग कहेंगे। क्योंकि पुराना सॉफ्टवेयर था, उसकी भी टेस्टिंग हुई होगी, कोई मिस्टेक आई होगी, कोई बग आया होगा, निकला होगा, तो उसको डीबगिंग की होगी उसकी। तो जो सॉफ्टवेयर बन चुका, रेडी हो चुका, उसमें नए फीचर को जोड़ने को हम कहेंगे अपडेट करना। समझ रहे हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में न्यू फीचर को शामिल करने को हम कहते हैं अपडेट करना। डीबगिंग क्यों नहीं बोलते, अपडेट में आपको लगेगा कमियां भी सुधारते हुए, नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर ए है, जब ये सॉफ्टवेयर बना, फॉर एग्जाम्पल 2020 में ये बना था, तो जब बनकर सामने आया इसके पहले ही दोस्तों इसकी टेस्टिंग हो गई होगी। यदि कोई बग पाया गया होगा तो उसकी डीबगिंग हो गई होगी। और आज की डेट में 2023 में इसका एक नया अपडेट आया, इस प्रकार से नया अपडेट आ गया, तो दोस्तों डीबगिंग तो वहीं हो गई थी। अब अपडेट में दोस्तों क्या हुआ, इसमें खामियां होती तो पहले ही डीबगिंग करके उनको दूर कर लेते, टेस्टिंग से खामियां निकल आती। अब इसका नया रूप सामने आया है, इसमें कुछ नए फीचर जोड़े गए होंगे, इसे हम कहते हैं अपडेट। उम्मीद है डीबगिंग और अपडेट में आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ कमी रह गई होगी, उस कमी को पूरा करना, कुछ नई चीज़ जोड़ना, इसको हम बोलते हैं अपडेट करना। फिर बारी आती है प्रोग्राम की। दोस्तों प्रोग्राम की चर्चा तो हम बहुत बार कर चुके हैं। यूजर किसी विशेष कार्य को करवाने के लिए कंप्यूटर को समझ आने वाली भाषा में जो निर्देश कंप्यूटर तक भेजता है उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। किसी विशेष कार्य को करवाने के लिए आप अपनी भाषा में, हिंदी में, बुंदेली में, बघेली में कंप्यूटर को बोलेंगे, उसको समझ नहीं आएगा। तो जो निर्देश आप कंप्यूटर को देंगे वो कंप्यूटर की भाषा में होने चाहिए। उसको इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन ये सब समझ नहीं आती, उसको उसकी भाषा में। तो आप अपने अनुसार प्रोग्राम तैयार करते हैं, फिर हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर की सहायता से, कंपाइलर, इंटरप्रेटर की सहायता से उसको कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करते थे और फिर कंप्यूटर को समझ में आते थे। तो यहाँ से बात चल रही है कि कंप्यूटर को समझ आने वाली भाषा में जो निर्देशों का समूह कंप्यूटर तक भेजा जाता है उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और फिर बारी आती है प्रमुख मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिनकी चर्चा भी हम अभी कर लेते हैं, जिसमें एंड्रॉयड ओएस, 90% आप में से लोग एंड्रॉयड ओएस का उपयोग कर रहे होंगे। फिर दोस्तों फिर iOS, फिर ब्लैकबेरी, मीगो ओएस, बाडा ओएस। दोस्तों ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सिर्फ एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी, मीगो, बाडा, सिम्बियन, विंडोज, अली, टिजेन इतना भी करें तो क्लियर है, क्योंकि ओएस तो सब में लगनी है, क्योंकि बात चल रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। दोस्तों आपको आवाज़ थोड़ी सी दबी दबी लग रही होगी, इसका रीज़न है तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, काफ़ी दिन से सही नहीं है। कुछ वीडियोस मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने एक साथ उनको अपलोड कर दिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे सर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो अभी आ रहे हैं बीच बीच में, जिनके कारण लगातार जल्दी जल्दी वीडियोज़ नहीं आ पा रहे। मेरा उद्देश्य था ये वीडियो सीरीज़ में 10-15 दिन में कंप्लीट कर दूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण
वो संभव नहीं हो पा रहा है, और फिलहाल थोड़ी सी तबीयत भी डाउन चल रही है, तो आपको आवाज़ से वो सारी चीज़ें समझ में आ ही रही होगी। तो बस इस कंडीशन को समझें और लगातार मेहनत करें और सपोर्ट जरूर कर दें दोस्तों। बहुत अमूल्य समय निकाल के हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर करें। व्यूज़ वीडियो पे आते हैं लेकिन लाइक उस मात्रा में नहीं होते, कम से कम 50% लाइक तो होने चाहिए। जेन्युइनली यदि जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, जो पूरा देखते हैं, कम से कम उनको तो लाइक करना बनता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो आपकी ही तरह MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम को देने वाले हैं, जो कि 21 मई 2023 को है। हालांकि हमारी यह सीरीज आपके लिए सदियों तक काम में आने वाली है, जब तक आपसे यूनिट 9 में MPPSC में या किसी दूसरे एग्जाम में इस टॉपिक को पूछा जाना है। तो चलिए बात करते हैं अब हम प्रमुख प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इनसे क्वेश्चन अक्सर आपको आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से आप इनके बारे में सुने। और बस चलिए शुरुआत करते हैं MS DOS से। DOS का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आप बता दें, आवश्यकता नहीं है, पहली लाइन में आपको लिखा मिल गया। पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका फुल फॉर्म? MS DOS का फुल फॉर्म। MS का माइक्रोसॉफ्ट, DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद क्या रखना है, जो DOS है दोस्तों, वह टेक्स्ट यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान रखना है, जो MS DOS है वो टेक्स्ट यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। सारी चीजें करने के लिए आपको टेक्स्ट में सारी चीजें टाइप करनी होती थी। यह ऑपरेटिंग सिस्टम या इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्देश या कमांड के लिए केवल कीबोर्ड का उपयोग किया जाता था, इसलिए हम इसको टेक्स्ट यूजर इंटरफेस कहते हैं। दो प्रकार के इंटरफेस होते हैं, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेक्स्ट यूजर इंटरफेस की। अब टेक्स्ट यूजर इंटरफेस में आप कीबोर्ड का ही उपयोग करेंगे, माउस का उपयोग हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कर देते हैं। आइकॉन पे क्लिक करके हम चीज़ों को करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज़ को कंप्यूटर में, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसका प्रथम संस्करण, किसका प्रथम संस्करण? MS DOS का प्रथम संस्करण वर्ष 1981 में किसने जारी किया था या किसने विकसित किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने विकसित किया था। हमने क्या क्या चर्चा करी DOS के बारे में? फुल फॉर्म देखा जो होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रख लेना, बेसिक सा प्रश्न है, आप गलत कर दोगे सब सही कर देंगे और वहीं आपके जीवन में तबाही चालू, फिर आप अगले प्रीलिम्स का वेट करेंगे। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS का फुल फॉर्म होता है, जो दोस्तों टेक्स्ट यूजर इंटरफेस TUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें निर्देश या कमांड देने के लिए हम केवल कीबोर्ड का उपयोग करते थे। ध्यान रखें, इसका पहला संस्करण वर्ष 1981 में किसने जारी किया? नाम में ही लिखा है दोस्तों, MS ने जारी किया, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने जारी किया या विकसित किया। दोस्तों जारी किया मैं बार बार बोल रहा हूँ, विकसित किया से उसको ध्यान रखें, इन्होंने बनाया था। फिर बारी आती है यूनिक्स की। दोस्तों यूनिक्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स का प्रथम संस्करण का विकास 1969 में USA की बेल लैब में किया गया था। आपको क्या ध्यान रखना है, यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? यूनिक्स, पहली चीज। दूसरी चीज, विकास किसने किया? तो USA की बेल लैब में इसका विकास किया गया, मतलब USA में बना। कब बना? 1969 में बना, 1969 में बना। फिर बारी आती है विंडोज़ की, हम सभी यूज कर रहे हैं इसका। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया। तो ध्यान रखें, DOS का, विंडोज़ का, दोनों का विकास किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया, और पहला संस्करण 1985 में जारी किया। DOS का पहला संस्करण 1981 में आया था। यूनिक्स को दोस्तों हमने 1969 में देखा था अमेरिका की बेल लैब में, और विंडो का पहला संस्करण कब आया? विंडोज़ का 1985 1985 में आया। इसको दोस्तों ध्यान रखें। और दोस्तों विंडो के अब तक बहुत से संस्करण, जैसे विंडो 95, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो ME, विंडो XP, विंडो NT, विंडो विस्टा, विंडो 7, 8, 10, 11, अक्टूबर 2021 तक के आपको यहाँ पर आंकड़े देखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रखें ना रखें, लेकिन ये याद रखें, पहला संस्करण विंडो का 1985 में जारी किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया। इसी ने दोस्तों DOS को विकसित किया था, और दोस्तों यूनिक्स को बेल लैब अमेरिका में विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया था? तो 1969 1969 में विकसित किया गया था। फिर बारी आती है दोस्तों मैक की।
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मैकिन्टोश कंप्यूटर, या एप्पल मैकिन्टोश, या फैट मैक और थिन मैक आदि नामों से आप जानते हो। तो मैक को हम किस और दूसरे नाम से जानते हैं? तो इसे हम मैकिन्टोश कंप्यूटर, एप्पल मैकिन्टोश, फैट मैक, थिन मैक, ये सब मिले आपको, तो आपको समझना है कि मैक की बात चल रही है। और इसका पहला संस्करण विंडोज के 1 साल पहले और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात डॉस के 3 साल बाद जारी किया गया। कब जारी किया गया? वर्ष 1984 में जारी किया गया। किस कंपनी द्वारा? एप्पल कंपनी द्वारा मैक को जारी किया गया और विकसित किया गया। दोस्तों उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। मैक को कब विकसित किया गया? 1984 में। विंडोज़ को 1985 में जारी किया गया। डॉस को 1981 में जारी किया गया। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं अगले ऑपरेटिंग सिस्टम की। थोड़ी सी चीज़ें और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई हैं मैक के बारे में। तो दोस्तों इसके कई सारे संस्करण जैसे मोजावा, बिग श्योर, सियरा, हाई सियरा जैसे अलग अलग संस्करण आ चुके हैं। तो संस्करण भी आप ध्यान रख लें, प्रश्न आएगा इनमें से कौन सा संस्करण मैक से रिलेटेड है या नहीं है, तो आप उसको भी ध्यान रखें। अभी हमने बात करी थी यूनिक्स की, अब हम बात कर रहे हैं लिनक्स की। कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों, हमने पहले बात करी थी लिनक्स यूनिक्स की, जो था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। किसने बनाया था या कहाँ बना था? तो 1969 में बेल लिब में बना था। कहाँ की? अमेरिका की। अब हम बात कर रहे हैं लिनक्स की। तो यह दोस्तों मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंटेल 80386 पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स दोस्तों मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका पहला संस्करण वर्ष 1991 में जारी किया गया। फिर से रिवीजन, डॉस पहला संस्करण 1981, मैक का पहला संस्करण 1984, विंडोज का पहला संस्करण 1985, लिनक्स का पहला संस्करण 1991। उम्मीद है सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जा रही होगी, और ऐसा है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, हमें जरूर बताएं। फिर उबंटू की बात कर लेते हैं। दोस्तों उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सीधा प्रश्न आना है आपके एग्जाम में, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? टिक कर देना उबंटू। दोस्तों उबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी ने कब बनाया था? 20 अक्टूबर 2004 को लॉन्च किया था। बनाने तो बहुत पहले बैठ गए होंगे, है ना? तो किस कंपनी ने? कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी ने 20 अक्टूबर 2004 को लॉन्च किया। आप 2004 बस याद रखें। उबंटू को कब लॉन्च किया गया? वर्ष 2004 में। कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उपयोग विश्वविद्यालयों और अनुसंधान में किया जाता है। फिर बारी आती है एंड्रॉयड की। इसके बारे में हम सभी आवश्यकता से ज़्यादा जानते हैं, फिर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने में कैमरों के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विकसित किया गया था। ध्यान रखें दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे सही से सेंटेंस को नहीं पढ़ा। स्टार्टिंग में जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको तैयार किया गया था कैमरों में उपयोग करने के लिए, लेकिन जल्द ही मोबाइल हैंडसेट में यह बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने लगा। किसने इसको विकसित किया? तो दोस्तों एंड्रॉयड इंक कंपनी ने इसको विकसित किया। कब किया? 2003 में किया, और 2005 में गूगल भाई साहब ने इसको खरीद लिया। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड्रॉयड बना था कैमरे के लिए, फिर जल्दी से बनाने लग गए, मोबाइल फ़ोन में इसका उपयोग होने लगा। ठीक है, किसने बनाया था? कब बनाया था? वर्ष 2003 में एंड्रॉयड इंक कंपनी ने बनाया था, और गूगल जी को अच्छा लगा तो उन्होंने 2005 में इसको खरीद लिया। एक बार फिर से, डॉस 1981, मैक 1984, विंडोज 1985, लिनक्स 1991, उबंटू 2004, एंड्रॉयड वर्ष 2003 में लॉन्च या विकसित। इन सन को आप ध्यान रखें। सीधा प्रश्न आएगा तो सीधा बन जाना चाहिए, सीधा गलत नहीं होना चाहिए। तो बेसिक सी चीज़ें आप ध्यान रखें। यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे, आपका पड़ोसी सही करके आगे निकल जाएगा और आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाएंगे, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हैं, सभी को पता होती हैं, और जो चीज़ सबको पता है वो आपको बननी ही चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सीधा सीधा फंडा है, जो सब पर बन रहा है। यदि आपने वो ही गलत कर दिया तो फिर आपका सिलेक्शन होना लगभग नामुमकिन है, बशर्ते आप भगवान ना हो। ठीक, भगवान आप है नहीं तो फिर वीडियो आप देख नहीं रहे होते। तो बस लगातार महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखने का प्रयास करें। बात करते हैं क्रोम की। क्रोम क्या है दोस्तों? यह एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विशेष रूप से
ऑनलाइन, दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस ही खत्म हो गया पूरा, है ना। वेब एप्लीकेशंस के साथ काम करने के लिए बनाया गया, यहाँ पर अलग से जोड़ दिया, विशेष रूप से क्रोम ऑनलाइन वेब एप्लीकेशंस के साथ काम करने के लिए बनाया गया था। कौन सा? क्रोम। इसका प्रथम संस्करण 2009 में जारी किया गया, विकास गूगल कंपनी के द्वारा किया गया। गूगल भाई साहब ने 2005 में एंड्रॉयड को खरीद लिया था, यह भी ध्यान रख लें। और एंड्रॉयड कब विकसित हुआ था? 2003 में हुआ था। किसने किया था? एंड्रॉयड इंक कंपनी ने किया था। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। और दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, तो बस जुड़े रहें हमारे साथ। यदि प्रयास अच्छा लग रहा है, अभी आपको आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही होगी, तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, लेकिन आपकी कमेंट वगैरह से तबीयत ठीक हो जाती है, तो कमेंट जरूर आप बढ़िया बढ़िया से कर दें, जिससे मोटिवेशन बना रहे और जल्दी से जल्दी हम इस सीरीज़ को कवर कर लें। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।